नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे जिस पर हमारा जो समाज है वो किसी को नहीं बताना चाहता। यहाँ तक कि जो पढ़े लिखे वर्ग हैं वो भी इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते। तो इसी टॉपिक को लेकर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो देश है पितृसत्तात्मक देश है, पितृसत्तात्मक समाज है। और हमारे समाज में जो पुरुष वर्ग है उसी का वर्चस्व छाया हुआ है। तो इसी को ध्यान देते हुए आज हम एक टॉपिक लिए हैं जिसका नाम है जेंडर स्टडीज़, महिला एवं लिंग का अध्ययन क्यों। ये आज का टॉपिक रहने वाला है। इसके जेंडर मुद्दे क्या हैं, तो इसी टॉपिक को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 1947 से पहले हमारा जो देश था वो गुलाम था अंग्रेज़ों का। और हमारे देश में जो महिलाएं हैं, महिलाओं को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था और एक ऐसा काम बता दिया जाता था महिलाओं को के लिए कि तुम्हारा जो काम है वो तो सिर्फ चूल्हा चौका ही करना है, तुम पढ़ लिख कर क्या करोगी, ऐसा हमारा समाज बताता था। और हमेशा पुरुष से नीचे ही समझा जाता था महिलाओं को। लेकिन जब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तो आज तो जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं उनकी समानता की बात होती है। क्योंकि जब हमारा संविधान बना तो उसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया और उसमें बताया गया चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी को पढ़ना आवश्यक है। तभी हमारा जो समाज है वो प्रगति के राह पर जाएगी और प्रगति करेगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज ये बुक है जिसका नाम है लिंग, विद्यालय एवं समाज, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। इसी को रेफरेंस मानकर आज हम पूरे विषय पर चर्चा करेंगे। इसके जो राइटर हैं तो राइटर हैं डॉक्टर दीप्ति जैन और ये शिक्षा विभाग रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से हैं। तो आप यदि ये पुस्तक मंगाना चाहें तो बड़े ही आसानी से फ्लिपकार्ट या अमेजोन में ये बुक आपको मिल जाएगा, मंगा कर पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है, टॉपिक क्या है? लिंग का अध्ययन, जिसका जो बिंदु है वह महिला एवं लिंग अध्ययन क्यों, जेंडर मुद्दे, लिंग, संस्कृति एवं इतिहास, जाति एवं लिंग, समानता तथा विषमताएं, जैविक नियतिवाद तथा सामाजिक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संरचनाएं। इन सभी बिंदुओं को हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे और समझेंगे कि जो डॉक्टर दीप्ति जैन जी हैं इन चीज़ों के बारे में क्या लिखती हैं और आज का समाज किस ओर प्रवृत्त है, किस ओर जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो लिंग की अवधारणा है वो डॉक्टर दीप्ति जैन जी क्या बताती हैं। देखिए, ये यूनिट फर्स्ट है, जेंडर प्रवृत्तियां मुख्य बिंदु, और इसका ये आ गया लिंग अध्ययन। महिला एवं लिंग अध्ययन क्यों, पहले ही है ये टॉपिक कि जो महिला एवं लिंग अध्ययन है वो क्यों जरूरी है। भाई, ऐसा क्या हो गया जिससे ऐसा करना पड़ रहा है। तो इसी के बारे में इस बुक में लिखा है कि आजकल महिला एवं दोस्तों
बाहर जो है वाहन चल रहे हैं तो उसकी आवाज़ आएगी वीडियो में, तो उसको ध्यान ना देते हुए आप सिर्फ जिस टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं उस टॉपिक पे आप ध्यान दीजिए। जो वॉइस आ रही है बाहर की, क्योंकि मेन रोड है बगल में, तो वॉइस तो आएगी ही, तो उसको छोड़िए। जो टॉपिक है हमारा उसको बस ध्यान दीजिए। देखिए क्या लिखा गया है। आजकल महिला एवं लिंग का अध्ययन शैक्षिक शोध के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। लिंग अध्ययन अंतः अनुशासन शिक्षा का ही क्षेत्र है जो लिंग पहचान व लिंग प्रतिनिधित्व को विश्लेषण की केंद्रीय वर्गीकरण को समर्पित है। इसी के अंतर्गत महिला अध्ययन, स्त्री तत्व, लिंग एवं राजनीति और पुरुष अध्ययन आते हैं। कभी कभी लिंग अध्ययन को यौन अध्ययन के साथ भी पढ़ा जाता है। तो ये कहना है डॉक्टर दीप्ति जैन जी का। और ये एक रेफरेंस देखते हैं अकॉर्डिंग टू सीमेन डी वोवियर, ठीक ना। तो सीमेन डी वोवियर इसके अनुसार ये बताते हैं कि इनका कहना है वन इज नॉट बॉर्न ए वुमेन, वन बिकम्स वन। कहने का मतलब है कोई स्त्री के रूप में पैदा नहीं होता, वह स्त्री बन जाती है। तो ऐसा साइमन डे वोवियर या सीमेन डे वोवियर ऐसा क्यों कहते हैं, इसी पर आज हम विचार करेंगे कि कोई स्त्री के रूप में पैदा नहीं होती है, वह स्त्री बन जाती है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा। तो देखिए आगे लिखते हैं, इसके अनुसार लिंग शब्द को पुरुष एवं स्त्री के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में जोड़ा गया है। ठीक है, जो लिंग शब्द है पुरुष या एवं स्त्री, तो या तो वो सामाजिक हो सकता है या सांस्कृतिक हो सकता है। लिंग अध्ययन का क्षेत्र यह बताता है कि स्त्री तत्व पौरुष किसी व्यक्तित्व के विचार प्रक्रिया को प्रभावित करता है। मतलब कहने का मतलब है कि जैसा हमारा सोच विचार होगा उसी के आधार पर डिसाइड होगा कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। ये विविध क्षेत्रों में देखा जाता है, जैसे सामाजिक संगठनों एवं संस्थानों में, पारस्परिक संबंधों में और लैंगिकता एवं पहचान में। लिंग अध्ययन को जब अलग से महत्व दिया गया तो पाया गया कि आज के समय में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तरों में लिंग विभेद व्याप्त है। कहने का मतलब है कि चाहे कोई भी जगह हो, चाहे वो राष्ट्रीय क्षेत्र हो व अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र हो, वह लिंग विभेद तो व्याप्त है। हमारा संविधान जो है महिला तथा पुरुष को समानता का अधिकार दिलाने की बात करता है, लेकिन आज भी समाज में लिंग विभेद व्याप्त है, मिटा नहीं है। तो ऐसा क्या है जिसके कारण लिंग विभेद नहीं मिटा, महिला और पुरुष को बराबर का अधिकार नहीं मिल पा रहा है? आगे इस बुक में पढ़ेंगे और समझेंगे। आगे इस बुक में लिखता है, केवल इन्हीं में नहीं अपितु लैंगिकता, दौड़, वर्ग पहचान की अन्य जगह धर्म और राष्ट्रीयता सभी जगह देखने में आता है। लिंग अध्ययन द्वारा यह पाया गया है कि ये विभेद इतिहास में सभी वर्गों, सभी काल में देखने को मिला है। कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई भी कार्य हो, वर्ग पहचान हो या धार्मिक हो या राष्ट्रीयता की जगह है, ये सभी जगह देखने में आया है कि लिंग विभेद तो होता है। मतलब स्त्री और पुरुष को समान दर्जा नहीं मिल पाता है। यह भी देखा गया है कि किस प्रकार लिंग राजनीति, संपूर्ण जीवन, सांस्कृतिक, व्यवसाय, राजनीतिक, खेलों, स्वास्थ्य विज्ञान वह विभिन्न क्षेत्रों में भूमिका निभाता है। मतलब चाहे वो राजनीति हो, चाहे संपूर्ण जीवन हो, चाहे संस्कृति हो, व्यवसाय हो, तकनीकी हो, खेल हो, स्वास्थ्य विभाग हो, या विभिन्न क्षेत्रों में लिंग विभेद देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है?
यह विषय लिंग और समाज में संबंधों को ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से स्वीकारता है, क्योंकि आज के समय में स्त्री और पुरुषों की भूमिका में परिवर्तन आ रहा है। स्त्रियों को विभिन्न संस्थानों या सामाजिक व्यवस्थाओं में योगदान बढ़ रहा है। कहने का मतलब है कि पहले का समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। जब से हमारा संविधान बना तब से जो फीमेल फीमेल और जो मेल हैं, ठीक है, इन दोनों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ। और जैसे जैसे जो बेटियां हैं या जो लड़कियां हैं वो पढ़ लिख गई, तब से वो कुछ अपना जो अधिकार है तो अधिकारों को समझने लगी, जानने लगी। और आज जो सामाजिक व्यवस्था है, जो समाज में परिवर्तन हो रहा है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं का है। मतलब अब जो लिंग विभेद है वो थोड़ा घटा है, लेकिन किसी न किसी रूप में लिंग विभेद अभी भी समाज में व्याप्त है। आगे हम देखते हैं कि जो लिंग है तो लिंग का जो शाब्दिक अर्थ है तो वो इस बुक में क्या बताया गया है कि लिंग का मतलब क्या है, जेंडर इशू क्या है। तो देखिए, इसमें बताया जाता है कि जेंडर शब्द को बहुत ही खास अर्थ दे दिया गया है। जेंडर शब्द का अर्थ औरत या मर्द दोनों की सामाजिक व सांस्कृतिक परिभाषा, यानी समाज औरत व मर्द को किस तरह से देखता है, उन्हें कैसी भूमिकाएं अधिकार संसाधन देता है, उन्हें किस तरह का व्यवहार व मानसिकता सिखाता है। आजकल जेंडर शब्द का इस्तेमाल औरतों व मर्दों की वास्तविक सामाजिक सच्चाइयों को समझने के लिए विश्लेषण के रूप में, एक औजार के रूप में किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो जेंडर शब्द है, लिंग शब्द है, उसका चाहे औरत हो या मर्द हो, आप सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से उसको किस प्रकार से परिभाषित कर रहे हैं, किस प्रकार से आप उसको समाज में दिखा रहे हैं, उनकी क्या क्या भूमिकाएं हैं समाज में, उनका क्या अधिकार है, समाज उसको कैसा संसाधन प्रदान करता है, उन्हें किस तरह का व्यवहार व मानसिकता सिखाता है, इस पर आधारित होगा कि वो जो जीव है वो औरत है या मर्द है। आजकल जेंडर शब्द का इस्तेमाल औरतों व मर्दों की वास्तविक सामाजिक सच्चाइयों को समझाने के लिए, समझने के लिए विश्लेषण के रूप में, एक औजार के रूप में किया जाता है कि कौन मर्द है या कौन औरत है। आगे इस बुक में लिखा जाता है, औरतों की अधीनता की स्थिति का जिम्मेदार उनके शारीरिक को मानने के आम सोच से निपटने के लिए जेंडर की अवधारणा लाई गई। सदियों से यह माना जाता रहा है कि औरतों तथा मर्दों की चारित्रिक विशेषताएं, उनकी भूमिकाएं और समाज में मिलने वाला दर्जा आदि सब उनकी जैविकता या उनके शारीरिक, यानी उनके सेक्स या लिंग द्वारा निर्धारित होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पुराने समय से ही माना जाता रहा है कि जो महिला या पुरुष है तो उनका जो सेक्स है या लिंग है उसी से निर्धारित होता है कि वो महिला या पुरुष है। अगर मान लिया जाता कि अपने शरीर की वजह से स्त्री पुरुष में अंतर और ऊंच नीच है, तो स्त्री पुरुष असमानता सामान्य और प्राकृतिक बन जाती है। कहने का मतलब ये, यदि शरीर के हिसाब से ही मान लिया जाए कि कोई स्त्री या पुरुष है या कोई नीच या ऊंच है, तो इससे क्या होता है कि असमानता बन जाती है, प्राकृतिक बन जाती है। उसे दूर करने के लिए कुछ करने की जरूरत भी नहीं समझी जाती। जेंडर की अवधारणा के तहत सेक्स या शारीरिक लिंग एक बात है, लेकिन जेंडर बिल्कुल अलग है। कहने का मतलब है कि इसमें सेक्स का मतलब क्या है कि बायोलॉजिकल है, शारीरिक लिंग एक बात है, लेकिन जो जेंडर है, जेंडर शब्द का बिल्कुल यहाँ अर्थ अलग है। इस बुक में बताने की कोशिश किया जा रहा है कि जो सेक्स है और जो जेंडर है वो शब्द बिल्कुल अलग है। आगे इस बुक में लिखा जाता है,
हर कोई नर या मादा के रूप में पैदा होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि कोई लड़की या कोई लड़का के रूप में पैदा होता है। हमारे सेक्स की पहचान जननांगों को देखकर ही की जा सकती है, परंतु हर संस्कृति में लड़के और लड़कियों की अहमियत निर्धारित करने और उन्हें अलग भूमिकाएं, उत्तरदायित्व और विशेषताएं प्रदान करने के अपने तरीके होते हैं। जन्म के समय से ही लड़के और लड़कियों को उनके अलग अलग रूप में ढालने की जो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया शुरू होती है, उसे जेंडरीकरण कहा जाता है। कहने का मतलब है कि कौन लड़की है और कौन लड़का है, उसका जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में उनको ढालने की जो कोशिश की जाती है, तो उसको जेंडरीकरण कहा जाता है, ऐसा बुक में लिखा गया है। हर समाज में एक नर या मादा बच्चे को धीरे धीरे मर्द या औरत के रूप में उसको पुरुषोचित या स्त्रियोचित विशेषताओं के साथ विकसित किया जाता है। उनके गुण, व्यवहार के तरीके, भूमिकाएं, जिम्मेदारियां, अधिकार और उम्मीदें भी अलग अलग होती हैं। कहने का मतलब कोई यदि मान के चलिए फीमेल है, तो जो समाज है उसको फीमेल की मतलब एक स्त्री की तरह रहने की जो जिम्मेदारी है, जो भूमिका है, जो अधिकार है, जो उम्मीद है, उसको देती है। लेकिन यदि कोई मेल है मान लीजिए जन्म से, तो उसको एक पुरुष की तरह उसको भूमिकाएं दी जाती है, जिम्मेदारियां, अधिकार और उम्मीदें दी जाती है। आगे देखते हैं तो आगे लिखा गया है, सेक्स की पहचान जन्म से जैविक रूप से मिलती है, परंतु औरतों तथा मर्दों की जेंडर पहचान सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से मिलती है। यहाँ कहने का मतलब है कि जो सेक्स है, ठीक ना, तो उसका पहचान तो जन्म से मिल जाता है, परंतु यदि औरत तथा मर्दों की जेंडर पहचान सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से मिलती है, अर्थात ऐतिहासिक व सांस्कृतिक रूप से तय की जाती है कि मतलब जो मेल या फीमेल है उसका विचार कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, उसका दिनचर्या कैसा है, उसके अधिकार क्या हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उनके भूमिकाएं क्या हैं, इन सब को देखकर जेंडर की पहचान की जाती है। आगे बुक में लिखा जाता है, इस धारणा का इस्तेमाल करने वाली पहली कुछ नारीवादी विद्वानों में से एक एन ओकली का कहना है। एक नारीवादी विद्वान थी जिनका नाम था एन ओकली। तो एन ओकली का कहना है कि जेंडर का संबंध संस्कृति से है। उसका तात्पर्य उन सामाजिक श्रेणियों से है जिनमें मर्द व औरतें पुरुषोचित और स्त्रियोचित रूप ले लेते हैं। कहने का मतलब यदि जो मर्द है तो वो भी स्त्रियोचित जो है रूप ले लेते हैं, और जो औरतें हैं वो भी पुरुषोचित रूप ले लेते हैं, ठीक ना। इसमें जो उनका सोच है, रहन सहन है, उनके अधिकार है, उनके आधार पर डिसाइड होगा। या लोग नर हैं या मादा, इसका पता शारीरिक प्रमाण से किया जा सकता है, ठीक है। जो नर है या मादा, मेल है या फीमेल, उसको शरीर को देखकर आप पहचान सकते हैं, ठीक है। लेकिन पुरुषोचित या स्त्रियोचित को इस तरीके से नहीं जांचा जा सकता। उनके मानदंड सांस्कृतिक होते हैं जो समय और स्थान के साथ बदलते हैं। सेक्स की स्थिर सच्चाई को स्वीकारना पड़ेगा, परंतु साथ ही जेंडर की परिवर्तनशील सच्चाई को भी स्वीकारना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि यदि हमको स्त्रियोचित या पुरुषोचित को पहचाना जाएगा तो वो सांस्कृतिक मानदंड होगा। उसके लिए आप शरीर को देखकर किसी को डिसाइड नहीं करेंगे कि ये मर्द है या औरत है। तो इस प्रकार इस बुक में लिखा गया है। आगे देखेंगे तो इसमें कुछ अंतर भी लिखा गया है। यहाँ आप देखेंगे सेक्स एवं जेंडर के बीच अंतर। तो देखिए सेक्स और जेंडर के बीच जो अंतर है, तो देखिए सेक्स जिसको प्रालिंग हिंदी में लिखा गया है और जेंडर जिसको सालिंग लिखा गया है। यहाँ एक और मैं क्लियर कर दूं कि जो बुक है, तो बुक जो सेक्स है, सेक्स को बायोलॉजी के हिसाब से माना गया है,
और जो जेंडर है उसको सोशियोलॉजी के हिसाब से माना गया है। ठीक है, मतलब इसको बायोलॉजी के हिसाब से, जीव विज्ञान के हिसाब से माना गया है, और जो जेंडर है उसको सामाजिक विज्ञान के हिसाब से माना गया है। देखिए, इसमें पहला अंतर जो है, तो सेक्स जैविक या शारीरिक अवधारणा है। मतलब एक जीवन है, जीवन में जो नर जननांग या पुरुष जननांग है उसके हिसाब से ये अवधारणा जो है सेक्स का है। लेकिन जो जेंडर का अवधारणा है, जेंडर एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवधारणा है। मतलब कोई भी जीव है वो समाज में किस प्रकार का उसका रहन सहन है, किस प्रकार का उसका दिनचर्या है, किस प्रकार का उसका जो अधिकार है, उसमें जो संभावनाएं हैं उसको किस प्रकार से विकसित किया गया है, उस हिसाब से जेंडर किसी का निर्धारित होगा। दूसरा अंतर है, यह ऐसा फर्क है जो औरत व मर्द के जननांगों में और उससे जुड़े प्रजनन कार्यों में साफ दिखाई देता है। मतलब जो सेक्स है उसमें औरत व मर्द के जो जननांग हैं उनसे देखकर, और जो प्रजनन कार्य हैं उसको देखकर आप पता लगा सकते हैं। लेकिन यदि जेंडर का आपको पता लगाना है तो इसका संबंध पुरुषोचित और स्त्रियोचित गुणों, व्यवहार के तरीकों, भूमिकाओं आदि से है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो जीव है उसका गुण क्या है, वो कैसे प्रकृति में रहन सहन है उसका, उसका व्यवहार का तरीका क्या है, उसकी समाज में भूमिका क्या है, इस पर निर्धारित होगा कि उसका जो जेंडर है वो क्या है। अब देखिए, यहाँ स्पष्ट है कि सेक्स प्रकृति के देन है। जो सेक्स है वो प्रकृति का देन है, नेचर का देन है। लेकिन जो जेंडर है, तो जेंडर समाज और संस्कृति का देन है और इसको मनुष्य बनाता है। ठीक है, प्रकृति बिल्कुल नहीं बनाता जेंडर को। तो आपको यहाँ स्पष्ट हो गया होगा सेक्स और जेंडर में क्या अंतर है। अब देखिए, चौथा जो इसमें अंतर दिखाया गया है वो है सेक्स स्थायी है। हर जगह व हर समय शारीरिक रूप से वे स्त्री व पुरुष के वही अंग होते हैं। मतलब एक बार जो बच्चा जन्म लिया, यदि वो पुरुष है तो वो पुरुष ही है, जो महिला है वो महिला ही है, क्योंकि ये उसके जनन अंग के आधार पर निर्धारित की गई है। लेकिन जेंडर में ऐसा नहीं है। सालिंग में जेंडर परिवर्तनशील है, जेंडर हर समय बदलता रहेगा। यह समय के साथ, संस्कृति के साथ, यहाँ तक कि एक परिवार से दूसरे परिवार में बदल सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ अंतर को समझे होंगे कि जो जेंडर है और जो सेक्स है उसमें क्या अंतर है। अब देखिए आगे इसका जो अवधारणा है, तो देखिए यहाँ लिखा है कि संक्षेप में जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। अब यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दिया गया, देखिए, जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है, सेक्स एक जैविक अवधारणा है। यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि जो जेंडर का निर्धारण होगा वो सामाजिक तौर तरीके से होगा, लेकिन जो सेक्स का निर्धारण है वो जैविक अवधारणा है। मतलब उसमें नर जननांग है या पुरुष जननांग है उसके आधार पर माना जाएगा। यहाँ यही सबसे प्रमुख बात है। मानव समुदाय लिंग के आधार पर दो भागों में विभाजित है, नारी और पुरुष, जबकि यौन भेदभाव जीव विज्ञान के द्वारा विभाजित किए गए हैं। ठीक है, जो यौन भेदभाव है कैसे, अब देखिए, जो नर है तो नर तो गर्भ धारण नहीं कर सकता, और जो स्त्री है तो स्त्री तो स्पर्म नहीं बना सकती। तो इस आधार पर विभाजित किया गया है जीव विज्ञान में। लैंगिक भेदभाव सांस्कृतिक आधार पर बनाए गए हैं, लेकिन जो लैंगिक भेदभाव है वो सांस्कृतिक आधार पर बनाए गए हैं। स्त्री ने केवल जैविक अस्तित्व है, बल्कि स्त्री न केवल जैविक अस्तित्व है बल्कि उससे अपने समाज के मानदंडों के अनुसार कुछ कार्यों को पूरा करने की प्रत्याशा भी की जाती है। स्त्रियों की लिंग भूमिका समाज और परिवार जिसमें वे पैदा होती हैं उनके अनुसार निर्धारित होती है। कहने का मतलब कि जो बच्ची है, ठीक है, तो वो किस समाज में कैसे पैदा हुई, उसके परिवार का
क्या परिवेश है, कैसी रहन सहन है, उसके हिसाब से निर्धारित होगा कि वो स्त्री है या पुरुष है, उनके अनुसार निर्धारित होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अंग्रेजी भाषा में सेक्स एवं जेंडर दो अलग अलग शब्द हैं। बुक के माध्यम से बताया जा रहा है कि यदि अंग्रेजी भाषा हम देखें तो अंग्रेजी भाषा में तो सेक्स और जेंडर दो अलग अलग शब्द हैं, जबकि हिंदी भाषा में हमारे पास एक ही शब्द है लिंग, जिसे सेक्स और जेंडर दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक समस्या है। हाँ, ये समस्या है। तो जैसे आप कोई भी लेख लिख रहे हैं, वहाँ सिर्फ क्या लिख रहे हैं, लिंग लिख रहे हैं। तो लिंग लिख रहे हैं तो वो किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं भाई, सेक्स के लिए, जेंडर के लिए। ये तो वहाँ कंसेप्ट क्लियर होता ही नहीं है कि आप किसके लिए लिख रहे हैं। नारीवादी कमला भसीन ने दोनों के बीच फर्क दर्शाने के लिए दो शब्द ढूंढे। सेक्स के लिए प्राकृतिक लिंग उन्होंने प्रयोग किया और जेंडर के लिए सामाजिक लिंग प्रयोग किया। निश्चित रूप से ये दोनों शब्द सेक्स और जेंडर शब्दों से बेहतर है, क्योंकि इन शब्दों के जरिए उनका अर्थ भी साफ हो जाता है और आगे किसी तरह के स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती। सामाजिक लिंग या जेंडर को हम छोटे रूप में सालिंग कह सकते हैं और प्राकृतिक लिंग को प्रालिंग कह सकते हैं। ठीक है, सालिंग मतलब सामाजिक लिंग और प्रालिंग मतलब प्राकृतिक लिंग। अब यहाँ स्पष्ट रूप से समझेंगे कि जो प्राकृतिक लिंग है या प्रालिंग है, तो वो क्या है भाई कि जनेंद्री के हिसाब से ये निर्धारित किया जाएगा, ठीक ना, कि ये महिला है या पुरुष है। ठीक है, तो और जो सामाजिक लिंग है तो वो उसके व्यवहार से निर्धारित होगा, उसका समाज में क्या दायित्व है, क्या उत्तरदायित्व है, उसका अधिकार क्या है, इसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा। ये देखा गया। अब देखिए, जो जेंडरीकृत या सामाजिकरण की प्रक्रिया है, परिवार और समाज द्वारा बच्चे के जन्म के साथ ही शुरू कर दी जाती है। अनेक दक्षिणाई एशियाई संस्कृतियों में बेटे के जन्म पर खुशियां मनाई जाती है, जबकि बेटी की पैदाइश पर मातम। दोस्तों, बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारा जो देश है, तो देश का सोच ऐसा बनाया गया, हमारे जो देश के लोग हैं उनकी मानसिक जो विकास है ऐसा किया गया, उनके माइंड में बैठ गया कि जो बेटा है वो ही सर्वश्रेष्ठ है और जो बेटी है वो बिल्कुल निम्न वर्ग में आती है। ऐसा जो सोच है, ऐसा हमारे समाज में बनाया गया। बेटों को प्यार, इज्जत, बेहतर खान पान, बेहतर देखभाल और इलाज मिलता है। बेटों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे ताकतवर, मजबूत और बाहर घूमने वाले बने, जबकि लड़कियों को शर्मीली और घरघुस्सू बनाने की शिक्षा दी जाती है। लड़की की शारीरिक बनावट ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके वजह से वह निकर ना पहन सके या पेड़ों पर ना चढ़ सके या साइकिल ना चला सके। वैसे ही लड़कों के शरीर में भी ऐसा कुछ नहीं है जिसके कारण वे गुड़ियों से ना खेल सकते हो या अपने छोटे भाई बहन को संभालने, खाना पकाने और घर साफ करने में मदद ना कर सकते हो। ये सभी अंतर जेंडर के अंतर हैं जिन्हें समाज ने बनाया है। ठीक ना। अब यहाँ देखिए, स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि हमारा जो संस्कृति है, संस्कृति में तो बेटों को बड़ी प्यार दिया जाता है, बड़ी इज्जत दिया जाता है, उनकी बेहतर खान पान पर ध्यान दिया जाता है, उनका बेहतर देखभाल किया जाता है, उनको सही इलाज मिलता है, उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन किया जाता है, उनको ताकतवर, मजबूत बनने तथा बाहर घूमने वाले बनाया जाता है। लेकिन इसके विपरीत जस्ट जो लड़कियां हैं, तो लड़कियों को शर्मीली बनाने की शिक्षा दी जाती है, उनको घरघुस्सू बनाने की शिक्षा दी जाती है। जैसा कि पहले ही मैं बता चुका हूँ कि पहले ज़माने में क्या है, लड़कियों को शिक्षा नहीं दिया जाता था और उनको ये समझाया जाता था, ये बताया जाता था कि आप तो
पराई हैं, पराई के घर जाने वाले हैं और आपका काम सिर्फ चूल्हा चौका करना है, इससे आगे कुछ सोचना भी मत, ठीक ना। तो ये पहले ज़माने में बताया जाता था। अब यहाँ बताया जा रहा है कि लड़की की शारीरिक बनावट में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी वजह से वह निकर ना पहन सके या पेड़ों पर ना चढ़ सके। भाई ऐसा थोड़ी है कि जो लड़की है वो पेड़ पर ना चढ़ सके या साइकिल ना चला सके, ठीक ना। तो सब कुछ कर सकती है, सर्वसमर्थ है। लेकिन लड़कियों को हमारे समाज में ऐसा बना दिया जाता था जिसके वजह से आगे की वो सोचते भी नहीं थे, ठीक है। वैसे ही लड़कों के शरीर में भी ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके कारण वे गुड़ियों से ना खेल सकते हों या अपने छोटे भाई बहन को संभालने, खाना पकाने और घर साफ करने में मदद ना कर सकते हों। और इसमें यह बताया जा रहा है कि ऐसा लड़कों के भी शरीर में ऐसा कुछ नहीं है जिससे वो अपने भाई बहन को ना संभाल सके, खाना ना पका सके, घर साफ ना कर सके। ये सभी अंतर जेंडर के अंतर्गत हैं जिन्हें समाज ने बनाया है। और ये जो सारी जो असमानताएं हैं उसने हमारे समाज ने इन सब चीज़ों को बनाकर रखा है। जेंडर सामाजिक व सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, प्राकृतिक नहीं। जेंडर यहाँ स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि ये सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, प्राकृतिक तो बिल्कुल नहीं है। प्रकृति ने सबको, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, सबको सर्वसमर्थ बनाया है। यह इसी बात से साबित हो जाता है कि यह समय के साथ साथ अलग अलग जगहों पर तथा विभिन्न सामाजिक समूहों में भिन्न भिन्न होती है। मिसाल के तौर पर एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की की दुनिया घर और स्कूल तक सीमित होती है, ठीक है। जो मध्यम वर्गीय परिवार की लड़कियां हैं तो उसका जो दिनचर्या है तो दिनचर्या सिर्फ घर या परिवार तक ही सीमित रहता है, उसको इधर उधर आने जाने से रोका जाता है। जबकि देखा गया कि जो आदिवासी लड़कियां हैं जो जंगलों में अकेली घूमती रहती हैं, ठीक ना, मवेशी चराने ले जाती हैं या फलों पत्तों और टहनियों को तोड़ने के लिए ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाती हैं, वे दोनों ही लड़कियां हैं। दोनों के शरीर भी एक जैसे हैं लेकिन उनकी योग्यताओं में, विकास, उनकी आकांक्षाओं और सपनों में बहुत फर्क होता है। हाँ, ये मानना तो पड़ेगा कि जो गांव की जो लड़कियां हैं वो शारीरिक मेहनत बहुत ज़्यादा करती हैं, वो कहीं भी कुछ भी काम करने के लिए रेडी रहती हैं। इस तरह से कई परिवारों में पारस्परिक रूप से 10-11 वर्ष की उम्र के बाद लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता है या घर के बाहर निकलने पर पाबंदी होती है। कहने का मतलब है कि जो इस तरह के परिवार होते हैं वो 10-11 वर्ष जैसे होता है लड़कियों का तो स्कूल नहीं भेजा जाता है, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, मतलब पाबंदी लगा दी जाती है। प्रायः किशोरी होते ही उनकी शादी कर दी जाती है और जैसे वो किशोरी होती हैं, जैसे किशोर अवस्था में आते हैं तो उनकी शादी कर दी जाती है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, इसी तरह मर्दों की शिक्षा, भूमिका और जिम्मेदारियां भी बदल रही है, पर शायद उतनी ज़्यादा नहीं। जब हम कहते हैं कि जेंडर परिवर्तनशील है, यह बदलता रहता है, तो हमारा मतलब ऐसे ही परिवर्तनों से होता है। यह अलग अलग समय पर अलग अलग परिवारों व समाज में अलग हो सकता है। इस सब का अर्थ है कि सालिंग प्रकृति का रचा नहीं, समाज का रचा है। तो यहाँ से पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि जो जेंडर है वो प्रकृति का नहीं, समाज का रचा हुआ है। समाज ने अपने अपने हिसाब से जो लड़की या लड़का है उनका कर्तव्य, उनकी अवधारणाएं बना रखे हैं कि तुमको ये करना है, ये नहीं करना है, तुमको ऐसे चलना है, ऐसे रहना है, तुमको समाज में घूमना फिरना है, तुमको घर में घुस के रहना है, तुमको शर्मीला बनना है। ये सब समाज ने अपने अपने हिसाब से बनाकर रखा है। आगे देखिए आगे क्या लिखता है। सच तो यह है कि हम स्वयं या समाज या संस्कृति हमारे शरीर तक को बदल सकते हैं। हम प्रशिक्षण के द्वारा शरीर के नाप, आकार और ताकत में परिवर्तन ला सकते हैं। उसी प्रकार उसके इस्तेमाल, गैर इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल या अत्याचार से भी शरीर कमजोर या ताकतवर बन सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है कि भाई देखो, यदि कोई ट्रेनिंग हम ले रहे हैं तो वहाँ से शरीर का नाप हो, आकार हो, ताकत हो, इन सब
चीज़ को हम बदल सकते हैं। उसी प्रकार से इसके इस्तेमाल को हमको कैसे इस्तेमाल करना है, हमारे शरीर का दूसरे लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, या हमारे शरीर का गलत इस्तेमाल कैसे हो रहा है, और हमारे शरीर से अत्याचार कैसे हो रहा है हमारे साथ, ये शरीर को ताकतवर या कमज़ोर बन सकता है इससे। आगे देखो, आगे इसी बुक में लिखता है कि हमारे सामने स्त्री पुरुष पहलवानों, धावकों, तैराकों, नर्तकों या योग साधकों के उदाहरण मौजूद हैं। उसी प्रकार से औरतों के शरीर की बनावट ऐसी है कि वो प्रजनन कर सकती हैं, परंतु अब यह चुनाव हमारे हाथ में है कि बच्चे हों या नहीं, कितने हों या कितने अंतर में हों। ठीक है, कहने का मतलब है कि आजकल का जो परिवेश है, हमारा समाज है, समाज का सोच बिल्कुल बदल चुका है, और औरतों का जैसे शरीर प्रजनन के लिए, मतलब बच्चा पैदा करने के लिए तो बनाया है प्रकृति ने, लेकिन ये जो चुनाव है, ये जो निर्णय है, वो उस महिला के ही हाथ में है कि उसके बच्चे हों अथवा ना हों, और हों तो कितने हों और कितने के अंतर पे हों। ये सब निर्णय एक महिला ले सकती है। आगे हम देखते हैं, तो आगे देखिए, लिंग संस्कृति एवं इतिहास। तो इसका जो इतिहास है लिंग संस्कृति का, तो वो क्या है इसको देखेंगे। तो देखिए, मनुष्य को ईश्वर द्वारा बनाया गया सबसे बुद्धिमान प्राणी माना गया है, बिल्कुल। वह पवन की दिशा बदल सकता है, वह रेत और मिट्टी से महल बना सकता है, और नदी की दिशा बदल सकता है। उसे प्रकृति से कोई भय नहीं है, उसका ऐसा विश्वास है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। वह अपने बल एवं तकनीक द्वारा भयावह जानवरों को पालतू बनाकर अपने लाभ के लिए उनका उपयोग कर सकता है। उसी प्रकार से वह महिलाओं को भी अपना दास बना लेता है, और इसके लिए उसने जिस साधन का प्रयोग किया वह पितृसत्ता की विचारधारा है। बिल्कुल इसमें सही बताया जा रहा है कि जैसे एक पुरुष है, तो पुरुष के माइंड में ये आता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मतलब मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, और मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, ये जो अहम भाव आती है, तो वो क्या करता है कि जो महिला है, तो महिला को एक दास के जैसे सोचता है, और दास बना लेता है कि तुम सिर्फ सेवा करने के लिए ही पैदा हुए हो। इसके लिए उसने जिस साधन का प्रयोग किया वह पितृसत्ता विचारधारा है। मतलब जो पितृसत्ता विचारधारा है, तो इसमें क्या होता है कि पिता ही सब कुछ करने वाला है, मतलब पुरुष ही सब कुछ कर सकता है, वो ही सर्वे सर्वा है, वो ही सर्वश्रेष्ठ है। आगे इस बुक में लिखा जाता है कि इस लेख का प्रमुख उद्देश्य भारत में नारीत्व एवं पुरुषत्व के सामाजिक संरचना के साथ साथ सांस्कृतिक इतिहास एवं लिंग के मध्य संबंध को दर्शाना है। हम इतिहास के पन्नों में देखो तो महिलाओं की समानता एवं समाज दर्जे का भाव पाया जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या यह उन्हें मूक बनाए रखने का एक विचारात्मक प्रयास है? इतिहास की संस्कृति का एक पहलू है। इतिहास केवल उन्हीं पहलुओं को व्यक्त करता है जो किसी संस्कृति में प्रतिबिंबित होते हैं, और हमारी संस्कृति इस प्रकार की है जिसमें केवल पुरुष एवं उनके कार्यकलाप ही प्रतिबिंबित हो रहे हैं। इतिहास महान राजाओं एवं व्यक्तियों के साहसिक कार्यों की गाथा रही है। वादियों का सदा से यह विशेष प्रयास रहा है कि स्त्री जाति उनके जीवन, उनकी आकांक्षाओं और उनके साहसिक कार्यों के दबे प्रमाणों को पुनर्जीवित किया जा सके। वे अतीत में दब चुके हैं और उनकी स्मृति भी धुंधली हो चुकी है, क्योंकि पितृसत्ता ने उन्हें अज्ञान विश्व में धकेल दिया है। ठीक है, जो पितृ सत्ता है वो क्या कर दिया है, उनको, उनकी समर्थ को, उनके अधिकार को, उनके शक्ति की पहचान होने ही नहीं दिया, महिलाओं की ताकत को, ठीक ना, जिससे वे एक सही निर्णय ले सके कि हम क्या हैं। आगे क्या लिखता है कि दुखद पूर्ण बात यह है कि हम प्रायः मीडिया में महिलाओं की उन्नति की बजाय उनका शोषण देखते हैं। आज का जितना भी मीडिया है, ठीक ना, वो क्या दिखाता है, महिलाओं का शोषण, जिससे उनके जो विचार हैं, जो मन है, उसमें जो दुर्बलता आ जाती है,
कि भाई देखो इतना शोषण हो रहा है, मतलब हम इसका मतलब क्या है कि हम कमजोर हैं। उनके साथ एक व्यक्ति जैसा नहीं बल्कि एक वस्तु जैसा व्यवहार किया जाता है, जिसका काम केवल दूसरों की आनंद प्रदान करना है। सही बात है कि जो एक स्त्री है, स्त्री का एक वस्तु की तरह व्यवहार किया जाता है। अभी देखिए हमारा जो धार्मिक सोच है, धार्मिक सोच भी वैसा ही है। आपने देखा होगा कि जब लड़की या लड़के का विवाह होता है तो उसमें एक रस्म होता है कन्यादान का। तो कन्या क्या एक वस्तु है जिसका दान किया जाता है? वैसे तो दान वस्तुओं का होता है। तो क्या कन्या एक वस्तु है जिसको किसी ने उठाया और किसी दूसरे को दे दिया? तो इस प्रकार के सोच अभी भी समाज में चल रहा है। एक स्त्री का पत्नी एवं मां के रूप में भूमिका का कितनी बार अवमूल्यन एवं उपहास किया जाता है। महिलाओं की व्यावसायिक जीवन में भूमिका का पुरुषों द्वारा कितनी बार उपहार किया जाता है। स्नेह की सभ्यता में अपना योग देने वाली स्त्री की अंतर्दृष्टि, संवेदना एवं समझ का कितनी बार विरोध किया जाएगा। पिछले 50 वर्षों में जनसंचार का तीव्र विकास उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक है जिन्होंने समकालिक महिलाओं की स्थिति को पुनर्परिभाषित करने में अपना योगदान दिया है। विशेषकर टेलीविजन के विकास ने महिलाओं के जीवन में सामाजिक संस्कृति बदलाव उत्पन्न किए हैं। बिल्कुल सही बात यहाँ किया जा रहा है कि जो टेलीविजन का जो विकास है उसमें महिलाओं ने देखा कि भाई हम भी जो है अच्छा कर सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं, समाज में अच्छा बन सकते हैं, हम भी निर्णय ले सकते हैं, हमको भी अधिकार प्राप्त है। तो टेलीविजन के युग में बहुत सारा बदलाव हुआ है। जनसंचार के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति के विश्लेषण ने नारीवादी समीक्षकों के सामने अनेक प्रश्न खड़े किए हैं, जैसे क्या ये भूमिकाएं विश्वसनीय है अथवा भ्रांति का परिणाम है। ऐसे राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तनों के काल में महिलाएं विविधताओं एवं जटिलताओं का सामना कैसे करेंगी? महिलाओं के जीवन की वास्तविक जटिलताओं को ऐसी भूमिका से जोड़कर पर्दे पर प्रदर्शन द्वारा पहचान देने की आवश्यकता है जो स्त्रीवादी वर्ग को प्रेरित करें। वास्तविक महिलाओं के प्रतिनिधित्व में उनकी समानता की संभावना दिखाई देती है। बिल्कुल है, जो उनका समर्थ है महिलाओं का कि वो क्या क्या कर सकती हैं। तो जो जागरूक लोग हैं, जागरूक लोग को बताना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि आप में कितनी ताकत है, आपका अधिकार क्या है, समाज में आपका इतिहास स्थान क्या है। इन सभी की जानकारी देना चाहिए स्त्रियों को, जिससे वो सही से समाज का प्रतिनिधित्व कर सकें। आगे देखिए, आगे इस बुक में क्या लिखा गया है। तो आगे लिखा है जाति एवं लिंग समानता तथा विषमताएं, जैविक नियतिवाद तथा सामाजिक सांस्कृतिक मातृ परंपरा एवं पितृ परंपरा एवं ऐतिहासिक संरचनाएं। तो देखिए इसमें लिखा जा रहा है कि पितृ परंपरा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति अपने पिता की वंश परंपरा से संबंधित होता है। मतलब जैसा पिता है तो पिता को ही विशेष अधिकार होता है। इसमें वंश क्रम के आधार पर संपत्ति, नाम अथवा पद का उत्तराधिकार भी शामिल होता है। मतलब जो संपत्ति है, संपत्ति का अधिकारी एक लड़का ही होगा। नाम अथवा पद का उत्तराधिकारी भी जो पिता है, पिता द्वारा ही किया जाएगा। मातृ परंपरा अथवा मातृ तंत्र ऐसी शब्दावली है जिसमें प्रमुख भूमिका स्त्रियों की होती है, विशेषकर समुदाय की माताओं की। मातृतंत्र शब्द की उत्पत्ति पितृतंत्र के विपरीत हुई है। कुछ मानव विद्वानों ने इसका प्रयोग ऐसे समाजों को दर्शाने के लिए किया है जिसमें परिवार की महिलाएं पारिवारिक संबंधों की देखरेख करती हैं तथा पत्नी पति के ग्राम या कस्बे में जाकर नहीं रहती, अपितु पति अपनी पत्नी के परिवार में शामिल होता है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक संपत्ति मातृ क्रम से आगे बढ़ती
दी रहती है, पत्नी को प्रभावी रूप से उसके व्यापक परिवार का समर्थन प्राप्त होता है, विशेषकर उसके भाइयों से। इन स्त्रियों के भाई उनके बच्चों की देखरेख और सामाजिक पिता के रूप में करते हैं, जबकि पति की प्रवृत्ति इससे विलग होती है। कहने का मतलब है कि जो हमारा समाज है, अभी तो हमारे देश में पितृसत्तात्मक जो समाज है वो है, लेकिन कुछ जगह मातृ परंपरा भी देखी जाती है, मातृ तंत्रा भी देखी जाती है, जिसमें क्या होता है कि पूरा परिवार का जो देख रेख है महिलाएं ही करती हैं, और महिला पक्ष को ही सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। आगे देखिए तो आगे लिखता है कि पितृ सत्ता शब्द का अर्थ पितृ परंपरा तथा पितृ संतति से भिन्न है। पितृ परंपरा एक ऐसे समाज को दर्शाती है जिसमें उत्तराधिकार की प्राप्ति पिता के समय से चली आ रही हो। पितृ सन स्थिति एक ऐसे समाज को दर्शाती है जहां नियंत्रण या आधिपत्य पिता के भौगोलिक सांस्कृतिक समुदाय के द्वारा संस्थापित है। कहने का मतलब जब पितृ परंपरा से जो चीजें चली आ रही है, ठीक ना, उसमें पिता को ही उत्तराधिकारी बनाया जाता है, तो इसको क्या कहा जाएगा? पितृ सत्ता कहा जाएगा। आगे देखिए तो आगे लिखता है अधिकतर समाजों में पितृ परंपरा एवं पितृ सन स्थिति की प्रधानता है, किंतु यह सार्वभौमिक नहीं है, परंतु पितृ सत्तात्मक समाज की पहचान उसकी लैंगिक एवं वंशानुगत दमन की अंतर संबंधित व्यवस्था से है। पितृ सत्ता का अर्थ है परिवार में बच्चों के ऊपर पुरुष आधिपत्य की अभिव्यक्ति एवं संस्थानीकरण तथा समाज में सामान्य रूप से स्त्रियों पर पुरुष आधिपत्य को बढ़ावा देता है। पितृ परंपरा का मतलब है कि जो पिता है उसका ही जो निर्णय है अंतिम निर्णय होगा, मतलब उसका ही कहना सबको माना जाएगा, और जो स्त्री है, स्त्री एक पुरुष के अधीन ही रहेगा। यह दर्शाता है कि समाज की सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं पर पुरुष का आधिपत्य है। ठीक है, जितने भी समाज में महत्वपूर्ण संसाधन है या संस्था है उस पर पुरुष ही उसका अधिकारी होगा, तथा ऐसी सत्ता की प्राप्ति से महिलाएं वंचित हैं। और जो पुरुष परंपरा है, पितृ सत्तात्मक जो समाज है, उससे जो महिलाएं हैं वो पूरी तरह से वंचित हैं। सॉरी दोस्तों, इसका यह अर्थ नहीं कि महिलाएं पूर्णतः शक्तिहीन या अधिकार, प्रभाव और संसाधनों के प्रयोग से वंचित है। महिला इतिहास के सबसे बड़ी चुनौती पितृसत्ता के विभिन्न रूपों को दृढ़ता से सामना करता रहा है। इसकी संरचना और प्रवृत्ति में जो बदलाव आए हैं वह महिलाओं के दबावों और मांगों के अनुरूप ही हुए हैं। नारीवादी सिद्धांतों का विश्वकोश पितृसत्ता को पुरुष एवं स्त्री के बीच वंशानुगत संबंधों के रूप में दर्शाता है, जिसे परिवार एवं सामाजिक संरचना में समान रूप से बढ़ावा दिया जाता है, और जहां व्यक्तिगत, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक रूप में पुरुष आधिपत्य के साथ साथ पितृसत्तात्मक परिवारों में भी पिता के शासन का प्राबल्य पाया जाता है। आजकल भी देखा जाता है कि जो परिवार है तो परिवार एक पिता के हिसाब से ही चलता है, क्योंकि अधिकतर जो महिलाएं हैं एक तो पढ़ी लिखी नहीं है, गांवों में अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है, और जो महिलाएं पढ़ी लिखी भी हैं तो वो भी पुरुष को ही सर्वश्रेष्ठ समझती है। वो समझती कि है पिता ही इस परिवार को चलाएगा या इस समाज को चलाएगा। आज भी वही परंपरा चली आ रही है हमारे समाज में। आगे देखिए आगे क्या लिखा जाता है, तो आगे लिखा जाता है कि कामुकता यौन एवं लिंग के मध्य का अंतर। यौनिकता का संबंध जैविक विभिन्नताओं, गुणसूत्रों, हार्मोन संबंधी रूपरेखा से है। लिंग ऐसे लक्षणों की व्याख्या करता है जिसे कोई समाज या संस्कृति पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग के रूप में चित्रित करती है। समाज विज्ञान के संदर्भ में लैंगिक भूमिका का संबंध ऐसे लक्षणों एवं आचरण से है जिसे विभिन्न संस्कृतियों यौनिकता से संबंधित करती है। किसी भी संस्कृति में एक वास्तविक पुरुष होने की आवश्यकता है। पुल्लिंग एवं पौरुषवादी लक्षण एवं आचरण उसी प्रकार एवं वास्तविक स्त्री के लिए स्त्रीलिंग एवं नारीगत विशेषताओं का होना जरूरी है। संक्षिप्त अर्थ में पुरुष का अर्थ है पुल्लिंग एवं
पुजाति सामाजिक भूमिका तथा स्त्री का अर्थ है स्त्रीलिंग। अब यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से लिख दिया गया कि भाई जो पुरुष है तो पुरुष का अर्थ है पुल्लिंग और स्त्री का वास्तविक अर्थ है वो है स्त्रीलिंग। ठीक है, यहाँ देखिए पुल्लिंग और जो स्त्रीलिंग। यौन भेद कब होता है और लिंग भेद कब होता है, आप यह कैसे जानेंगे कि कब किस बात को लिंग भेद की अपेक्षा यौन संबंधी विषमता कहा जाए। यौनिकता तथा लिंग के लिए दी गई परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जाता है कि यौन भेद का संबंध केवल ऐसे अंतरों से है जो केवल जैविक भिन्नता से संबंध रखते हैं। चिकित्सा साहित्य एवं जैविक लिंग भिन्नता की सर्वाधिक सामान्य व्याख्या करता है। ठीक है, तो यह चीज़ें आप समझे होंगे कि जो पुरुष है पुरुष के लिए पुल्लिंग प्रयोग किया जाएगा, स्त्री के लिए स्त्री प्रयोग किया जाएगा, लेकिन किस परिस्थिति में, किस समय, कब और किस सामाजिक संरचना में जो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग को दर्शाया जाएगा या बताया जाएगा। तो आगे लिखता है जैविक नियतिवाद। तो जैविक नियतिवाद में लिखता है कि यौन लिंग तथा लैंगिक अभिविन्यास शब्दावली का प्रयोग प्रायः एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। ठीक ना, एक समान लगने के बावजूद भी इनके तीन पृथक अर्थ हैं। यौन का अर्थ है जैविक रूप से नर या अथवा नारी होना। अब यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ लिख दिया गया है कि जो यौवन का अर्थ है, तो यौवन का अर्थ है कोई नर या नारी है। पुरुषों के पास गला गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। ये थोड़ा जो शब्दावली है, शब्दावली शायद आपको समझ में ना आए, तो यहाँ मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं बड़े सरल माध्यम से, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो देखिए जो बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी के यहाँ की तरह से हम समझें कि जो महिला है, तो महिला के पास जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम जो है महिला के पास, ठीक ना, वो क्या है XX है, और जो पुरुष है उसके पास XY है। तो यहाँ ये समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि जब क्रोमोसोम X और X मिलेंगे तो यहाँ जो जन्म होगा वो किसका होगा भाई, फीमेल का होगा। ठीक है, और जो X और Y गुणसूत्र हैं, X और Y गुणसूत्र, वहाँ जन्म किसका होगा, तो यहाँ जन्म एक मेल का होगा। ठीक ना, कहने का मतलब ये है गुणसूत्र है, ठीक ना, गुणसूत्र ही निर्धारित करता है कि कौन बच्चा पुरुष होगा या कौन बच्चा महिला होगा। कहने का मतलब कौन बच्चा फीमेल होगा या कौन बच्चा मेल होगा, ये क्रोमोसोम ही निर्धारित किया जाता है। तो ये हमेशा महिलाओं में पाया जाता है और ये पुरुष में पाया जाता है। और जो लिंग है, लिंग का जो निर्धारण है वो कौन करता है, पुरुष ही करता है कि कौन लड़की बच्ची पैदा होगी या लड़का बच्चा पैदा होगा, वो पुरुष पर निर्भर करता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब देखिए इसी में एक दार्शनिक है, ठीक ना, तो एक दार्शनिक है, तो वो लिखते हैं कि नारीवादी साइमन डे वाइवर ने नारी के जीवन के अनुभव पर अस्तित्ववाद को लागू किया। उनका कहना है कि वन इज नॉट बॉर्न ए ह्यूमन, वन बिकम्स वन। ठीक ना, ये उनका कहना है। कहने का मतलब है कि कोई स्त्री के रूप में पैदा नहीं होता, वह स्त्री बन जाती है। मतलब ये जो बायोलॉजी तरीके से देखा जाए तो कोई भी स्त्री पैदा नहीं हो जाता। हमारा जो समाज है, हमारा जो समाज का सोच है, हमारा जो समाज का परिवेश है, हमारा जो समाज का जो नियम है, जो नीति है, जो रीति है, उसी के आधार पर किसी को स्त्री बना दिया जाता है। वो पहले से स्त्री नहीं होती है। संदर्भ में यह एक दार्शनिक वक्तव्य है तथापि जैविक रूप से सत्य है। एक कन्या को स्त्री बनने के लिए तारुण्य से गुजरना ही पड़ता है और यह सामाजिक रूप से भी सत्य है। नारीवादी सिद्धांत के अंतर्गत लैंगिक विषयों की शब्दावली का विकास 1970 के दशक में हुआ। अब देखिए इसमें स्पष्ट रूप से जो साइमन डे वाइवर हैं, ठीक ना, वो बता रहे हैं कि भाई जो
नारीवादी सिद्धांत है उस शब्दावली का जो विकास है तो 1970 में हुआ, उससे पहले बिल्कुल नहीं था। 1970 में 1974 में पुल्लिंग स्त्रीलिंग जैसे शब्दों का प्रयोग किया। मतलब पहली बार पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग हुआ वो 1974 में हुआ, परंतु 1978 के संस्करण में यौन एवं लिंग के प्रयोग को प्रतिवर्तित कर दिया गया। 1980 तक आते आते अधिकांश नारीवादी लेखनों में केवल सामाजिक संस्कृति अनुकूलित विशेषताओं के लिए लिंग के प्रयोग को स्वीकारा। लिंग संबंधी अध्ययनों में लिंग शब्द का प्रयोग पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व की प्रस्तावित सामाजिक व सांस्कृतिक संरचनाओं के लिए किया जाता है। इस संदर्भ में लिंग स्पष्ट रूप से जैविक भिन्नता पर नहीं अपितु सांस्कृतिक विभिन्नताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। लैंगिक भिन्नता सामान्य रूप से पुरुष तथा स्त्री जाति से संबंधित जैविक तथा मनोवैज्ञानिक लक्षणों की भिन्नता है। मानव अध्ययन में इस वर्गीकरण से सामाजिक राजनीतिक प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि क्या लैंगिक भिन्नता लिंग जैविकी का परिणाम है। यह लेख मात्रात्मक विभिन्नताओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो अनुपात पर आधारित है तथा इसमें विभिन्न माध्य शामिल हैं। उदाहरण के लिए औसतन रूप से पुरुष महिलाओं की अपेक्षा कद में लंबे और होते हैं, परंतु व्यक्तिगत रूप से एक महिला एक पुरुष से लंबी हो सकती है। तो ये सब पढ़ने के बाद दोस्तों स्पष्ट हो जाता है कि जो ये लिंग है, ठीक ना, तो एक लिंग तो जो बायोलॉजी है, ठीक ना, बायो के हिसाब से निर्धारित हो जाता है। उसके जो सेक्स हैं, जनन अंग हैं, ठीक ना, उसको देखकर कि भाई ये क्या होगी, ये मेल है या फीमेल है, ठीक ना, फीमेल है। लेकिन ये जो मेल या फीमेल है ये नहीं दर्शाता कि किसका कितना सामर्थ्य है, कौन कितना प्रतिभावान है, कौन समाज के लिए क्या कर सकता है, किसको कितना अधिकार है, ये बिल्कुल भी नहीं दर्शाता। किसका कैसा सोच विचार है, किसका कैसा रहन सहन है, किसका कैसा दिनचर्या है, ये सेक्स बिल्कुल भी निर्धारित नहीं करता इसका, ठीक है। लेकिन जो सामाजिक है वो उसमें क्या कर दिया जाता है कि जो एक पुरुष है और एक महिला है, वो एक समाज में निर्धारित होता है कि कौन पुरुष है और कौन महिला है। तो इस चीज को इस पूरे यूनिट में समझाया गया है, तो आपको भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही और गंभीर विषय पर जो चर्चाएं हैं उसका वीडियो देखने के लिए यदि आप पहली बार हमारे चैनल में वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जैसे ऐसे ही चर्चाओं से वो भी जुड़ सकें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।